हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल CGPSC नोट्स में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जनजाति विद्रोह में परलकोट विद्रोह तक पढ़ लिया था तथा आज का टॉपिक है तारापुर का विद्रोह। तो चलिए जानते हैं तारापुर का विद्रोह क्यों और कैसे हुआ था। तो तारापुर परगना जो कि जगदलपुर के आसपास का क्षेत्र था, जो कि उस समय बस्तर के राजा भूपाल देव थे तथा भूपाल देव का भाई दलगंजन सिंह जो कि तारापुर का प्रमुख प्रशासक था। बस्तर के राजा भूपाल देव को नागपुर सरकार द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि तारापुर परगने का कर बढ़ा दिया जाए। जब तारापुर के लोगों को यह बात पता चलता है तो वह बहुत दुखी होते हैं तथा तारापुर के लोग पहले से ही मराठों की शोषण नीतियों से परेशान थे तथा उनकी जीवन शैली में पहले से ही हस्तक्षेप कर रहे थे और इस नए कर से भी आदिवासी लोग बहुत ही तंग थे। दलगंजन सिंह और कुछ जनजाति लोग इस नए कर के विरोध के कारण तथा दीवान को पद से हटाने और नए कर को वापस लेने के लिए यह विद्रोह शुरू कर दिया। फिर एक दिन तारापुर के आदिवासी और दलगंजन सिंह दीवान जगबंधु को अपने कैद में कर लिया गया। जब यह बात बस्तर के राजा भूपाल देव को पता चली तो भूपाल देव के कहने पर दलगंजन सिंह ने दीवान जगबंधु को मुक्त कर दिया गया। इससे जो है आदिवासी लोग बहुत ही नाराज हुए। फिर दीवान जगबंधु ने बदला लेने के लिए नागपुर की सेना की सहायता से उन आदिवासियों को पराजित किया तथा दलगंजन सिंह को गिरफ्तार कराकर 6 माह के लिए जेल भेज दिया गया। फिर उसके बाद जब यह घटना नागपुर रेसिडेंस के अधीक्षक मेजर विलियम्स को पता चली तो मेजर विलियम्स ने आदिवासियों के विद्रोह व असंतोष को शांत करने के लिए दीवान जगबंधु को पद से हटा दिया तथा नए कर को वापस ले लिया गया। अतः यह विद्रोह यहीं पर समाप्त हुआ। अतः तारापुर का विद्रोह बस्तर के इतिहास में एक विशेष महत्व रखता है। तो दोस्तों, तारापुर के विद्रोह में पेपर में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे तारापुर का विद्रोह कब हुआ था तथा तारापुर के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे तथा तारापुर का विद्रोह का कारण क्या था। तो यहीं तारापुर का विद्रोह समाप्त होता है। तो जनजाति विद्रोह में अगला विद्रोह है मेरिया विद्रोह जो कि 1842 से 1863 के शासनकाल में हुआ था। तो चलिए जानते हैं मेरिया विद्रोह क्यों और कैसे हुआ था। मेरिया विद्रोह जो कि दंतेवाड़ा की आदिवासी जातियों में अपनी आत्मरक्षा व अपनी संस्कृति परंपरा व रीति रिवाज को समाप्त होने से बचाने के लिए अंग्रेजों से यह युद्ध हुआ था। चूँकि दंतेवाड़ा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है जहां आदिवासी अपनी परंपराओं के अनुसार जीवन यापन करते हैं। यहाँ एक दंतेश्वरी देवी का मंदिर है जिसमें उनकी एक संस्कृति और परंपरा में प्रचलित नरबलि प्रथा प्रचलित थी। तो ब्रिटिश शासन ने बस्तर में इस परंपरा को समाप्त करने के लिए बस्तर के राजा को यह आदेश दिया था तथा यह इस विद्रोह का एक प्रमुख कारण था तथा नागपुर के भोसला राजा ने एक सुरक्षा सेना की टुकड़ी जो कि दंतेवाड़ा के मंदिर में नियुक्त किया था, जिसे आदिवासियों ने अपनी परंपराओं पर बाहरी आक्रमण समझा और यह विद्रोह कर दिया जो कि मेरिया विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों ने दंतेवाड़ा मंदिर में प्रचलित नरबलि प्रथा को दबाने के लिए दीवान दलगंजन सिंह को हटाकर वामन राव को दीवान बनाया गया तथा बस्तर में नियुक्त किया। दीवान वामन राव के सुझाव पर रायपुर के तहसीलदार शेर खां को नरबलि पर नियंत्रण रखने के लिए नियुक्त किया गया तथा जब आदिवासी को यह बात पता चली तो पुनः उन्होंने विद्रोह किया तथा हिड़मा माझी के नेतृत्व में आदिवासियों ने मांग की कि दंतेवाड़ा में सैनिक हटा दिए जाएं। दीवान वामन राव के आदेश पर शेर खां ने और उनके साथियों ने आदिवासियों पर भयंकर जुल्म किए तथा अंग्रेजों ने आदिवासियों को घरों को जला दिया और उनकी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया तथा अंग्रेज जो कि मेरिया विद्रोह को दबाने में सफल रहे तथा इस विद्रोह के कारण हमेशा के लिए आदिवासी और अंग्रेजों के मध्य हमेशा शत्रुता बनी रही। तो यह मेरिया विद्रोह चलता ही रहा। मेरिया विद्रोह में एग्ज़ाम में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मेरिया विद्रोह कब हुआ था तथा मेरिया विद्रोह का
नेतृत्वकर्ता कौन था तथा मेरिया विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे तथा मेरिया विद्रोह जब हुआ तो उसके राजा का नाम क्या था। तो दोस्तों मेरिया विद्रोह में बस इतना ही प्रश्न पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। जनजातीय विद्रोह में अगला विद्रोह है लिंगागिरी का विद्रोह, जो कि 1856 से 57 के बीच चला। लिंगागिरी विद्रोह क्यों हुआ और कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। लिंगागिरी विद्रोह 1854 ईस्वी में नागपुर को ब्रिटिश सरकार में मिला दिया गया, जिससे बस्तर का राज्य ब्रिटिश शासन के अधीन चला गया तथा उस ब्रिटिश शासन के अंदर जो कि राजा हुए भैरम देव। इस नए शासन से राजा भैरम देव, दीवान दिलगंजन सिंह और आदिवासी जनता काफ़ी संतुष्ट थी, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों ने अपनी शोषण नीतियां तथा लिंगागिरी के लोगों के जीवन पर हस्तक्षेप करने लगे तथा जिसमें लिंगागिरी तालुका के तालुकेदार धुरवाराम, जो कि इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे, तथा वहाँ के लोगों ने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 3 मार्च 1856 को यह आंदोलन प्रारंभ हुआ तथा कुछ दिन बाद दोनों समूहों में घमासान युद्ध हुआ तथा दोनों समूहों में भोपालपट्टनम के जमींदार घायल हो गए तथा धुरवाराम को अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया तथा 5 मार्च 1856 को विद्रोह करने के कारण धुरवाराम को फांसी दे दी गई। धुरवाराम जो कि छत्तीसगढ़ का द्वितीय शहीद माना जाता है, अतः यह लिंगागिरी का विद्रोह समाप्त हो गया। तो दोस्तों लिंगागिरी के विद्रोह में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि पेपर में पूछा जाता है, जैसे लिंगागिरी विद्रोह कब हुआ था, लिंगागिरी के नेतृत्वकर्ता का नाम क्या है तथा लिंगागिरी विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। तो लिंगागिरी की विद्रोह में बस इतना ही। तो दोस्तों जनजातीय विद्रोह में अगला विद्रोह है कोई विद्रोह, जो कि 1859 को हुआ था। तो चलिए जानते हैं कोई विद्रोह कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। कोई, जो कि बस्तर की दोरली बोली में कोई का अर्थ होता है वनों और पहाड़ों में रहने वाले आदिवासी। लेकिन जब यह बस्तर रियासत जब अंग्रेज़ों के अधीन हो गया, तब इन्होंने अपनी शोषण नीति तथा गलत वन नीतियाँ चलाई, जिससे कि जनजातीय लोग आक्रोशित हो गए तथा अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध प्रारंभ कर दिया। इस युद्ध का नेतृत्व जो कि नागुल दोरला, जो कि फोतकिल के जमींदार थे, कर रहे थे, जिन्होंने भोपालपट्टनम के जमींदार राम भोई तथा भेजी के जमींदार जुग्गा राजू को अपने पक्ष में लेकर विद्रोह शुरू कर दिया। यह निर्णय लिया कि अंग्रेज़ द्वारा साल वृक्ष को काटने नहीं दिया जाएगा तथा अपने निर्णय की सूचना इन्होंने अंग्रेज़ों और ब्रिटिश अधिकारियों को भिजवा दी। तब ब्रिटिश अधिकारी ने या ब्रिटिश शासन ने इनके निर्णय को अपनी सत्ता की चुनौती मानकर वृक्षों की कटाई करने वाले अन्य मजदूरों की रक्षा के लिए अंग्रेज़ों ने बंदूकधारी सिपाही भेजे। लेकिन जब यह बात आदिवासी को पता चली तो उन्होंने जलती हुई मशाल को लेकर अंग्रेज़ों की लकड़ियों के टालों को जला दिया और जो सिपाही लकड़ी काट रहे थे उनका गला काट दिया तथा आदिवासियों ने फिर यह नारा दिया कि एक साल वृक्ष के पीछे एक सिर काटा जाएगा। इस घटना से अंग्रेजी शासन बहुत ही घबरा उठे तथा उन्होंने नांगुल दोरला व सभी लोगों से समझौता किया तथा उसके बाद यह विद्रोह शांत हो गया। तो यह कह सकते हैं कि यह पहला विद्रोह है जिसमें अंग्रेज़ों ने अपनी हार मानी थी। तो यह एक सफल विद्रोह है। तो दोस्तों कोई विद्रोह से बनने वाले प्रश्न इतने से ही पूछे जाते हैं, जैसे कोई विद्रोह कब हुआ था, कोई विद्रोह का शासक का नाम क्या था तथा कोई विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो कोई विद्रोह यहीं समाप्त होता है। तो दोस्तों जनजातीय विद्रोह में अगला विद्रोह है मुड़िया विद्रोह या बस्तर विद्रोह, जो कि 1876 में हुआ था। मुड़िया विद्रोह या बस्तर विद्रोह के शासक थे भैरम देव।
मुड़िया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे झाड़ा सिरहा। मुड़िया विद्रोह का प्रमुख कारण था अंग्रेजों के अनेक शोषण नीतियाँ तथा राजा के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप तथा दीवान गोपीनाथ का आदिवासियों के प्रति जुल्म। मुड़िया या बस्तर विद्रोह के जनजातियों का एक प्रतीक चिन्ह था। विद्रोह के प्रति आम वृक्ष की टहनी तथा इन आदिवासियों के दमन करता थे सिरोचा के डिप्टी कमिश्नर मैकजॉर्ज। दोस्तों, मुड़िया या बस्तर विद्रोह में इतने ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि मुड़िया या बस्तर विद्रोह कैसे हुआ और क्यों हुआ था। तो अंग्रेजी शासन ने धीरे धीरे आदिवासियों की वाणिज्यिक फसलों पर अधिकार करना और अपना शोषण नीति प्रारंभ कर दिया था, जिससे आदिवासी जनता जो है इस ब्रिटिश शासन से नाराज थे तथा दीवान जो कि गोपीनाथ पदकर्तर, जिसे बस्तर का दीवान नियुक्त किया गया था, उसने अपने ठेकेदारी व्यवस्था से सभी आदिवासी जनता को असंतुष्ट कर चुके थे। तब इन मुड़िया जनजातियों ने अपना विद्रोह प्रारंभ किया। तो फिर मुड़िया आदिवासियों ने बस्तर के राजा भैरम देव एक दिन फिर मुड़िया आदिवासियों ने बस्तर के राजा भैरम देव को, जो कि बस्तर के राजा भैरम देव बम्बई जा रहे थे प्रिंस ऑफ वेल्स को मिलने के लिए, तो मुड़िया जनजातियों ने उन्हें जाने से रोका, क्योंकि आदिवासियों को यह डर था कि अगर उनके राजा चले गए तो दीवान जो है उन पर और अधिक शोषण करेंगे। तो दीवान ने इस स्थिति को निपटने के लिए उन्होंने अपने सैनिकों को यह आदेश दिया था गोली चलाने के लिए, तथा गोली लगने से कुछ आदिवासी मारे गए थे। तो कुछ आदिवासियों को बंदी बना लिया गया था। फिर कुछ अन्य आदिवासियों ने बंदी आदिवासियों को छुड़ा लिया तथा राजा के सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा दीवान अपना जान बचाकर वहां से भाग निकला। फिर आदिवासियों ने दीवान के विरुद्ध विद्रोह की रणनीति बनाई तथा झाड़ा सिरहा को अपना नेता चुना। भैरम देव को इस स्थिति के बारे में पता चली तो उन्होंने आदिवासियों पर गोली चलाने का आदेश दिया तथा घमासान युद्ध के पश्चात कुछ मुड़िया जनजाति मारे गए तथा कुछ जान बचाकर भाग गए थे। फिर झाड़ा सिरहा ने राजा, दीवान और अंग्रेजों से निपटने के लिए विद्रोहियों को पुनः एकत्रित करने लगे तथा आम वृक्ष की टहनी का एक प्रतीक के रूप में सभी विद्रोहियों को एकत्रित कर युद्ध के लिए तैयार कर रहे थे। फिर एक दिन सभी मुड़िया जनजाति ने उस महल को घेर लिया जिसमें दीवान, राजा आदि उपस्थित थे तथा उनके अंदर जाने वाली सभी सामग्री व सहायता को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। इस बीच दीवान गोपीनाथ कपड़कर ने एक महिला के हाथों ब्रिटिश अधिकारी को एक पत्र लिखा कि मुड़िया जनजातियों ने उन्हें बहुत दिनों से महल में कैद कर रखा है तथा उन्हें यह संदेश सिरोचा के डिप्टी कमिश्नर मैकजॉर्ज को पता चला। तो वहाँ भारी संख्या में सैनिक लेकर उन मुड़िया जनजातियों का दमन करने लगे। जब मैकजॉर्ज ने यह पता लगाया कि गलती किसकी है तो छोटे बड़े अधिकारी और दीवान की है, तो मैकजॉर्ज ने मुड़िया जनजातियों जो कि आक्रोशित और असंतोष थे उनको दूर करने के लिए उन्होंने दीवान को पद से हटा दिया तथा मुड़िया जनजातियों के लिए एक भव्य रूप से मुड़िया दरबार का आयोजन कराया। तो इस प्रकार यह विद्रोह न केवल पूर्णतः सफल हुआ बल्कि इसके अच्छे परिणाम भी निकले। तो मुड़िया या बस्तर विद्रोह के बारे में बस इतना ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम एक जनजाति विद्रोह और बचा है, भूमकाल विद्रोह, तो उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।